लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, यानी राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसको जनता तय करे। और इस चीज को, इस प्रक्रिया को, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए समय समय पर इलेक्शन होना जरूरी है, ताकि कोई तानाशाही न कर सके। इलेक्शन का इतना बड़ा महत्व है क्योंकि कोई तानाशाह हो जाएगा तो उसको गिराने के लिए इलेक्शन ही है। इसीलिए दिनकर जी ने कहा, समय का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और ये जो जनता की ताकत है, इसको बनाता है इलेक्शन। और इलेक्शन करवाने के लिए कमीशन होना चाहिए। इसलिए आज हम इस लेक्चर में इलेक्शन कमीशन को डील करेंगे। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन, जिसको हम चुनाव आयोग कहते हैं, यह एक संवैधानिक बॉडी है, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान के किस भाग में इसका जिक्र मिलता है? तो संविधान के भाग 15 यानी पार्ट 15, अगर रोमन में लिखा हो तो ऐसे लिखा होगा, तो आप ऑब्जेक्टिव लगाते समय ध्यान रखिएगा कि भाग 15 जो है वो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। तो चलिए आइए इलेक्शन कमीशन के सब भागों को खोल खोल करके आपको बता दूं, ताकि आप अच्छे से मेमोराइज कर सके। और बहुत ही डिटेल में जाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक मुझे पसंद नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो इलेक्शन का जिक्र है, पहली बात तो भाग 15 में है, भाग 15 पार्ट 15। दूसरी बात कि कौन कौन सा आर्टिकल जो है इलेक्शन से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन के बारे में बताया गया है। और आज जिस आर्टिकल को हम डील करेंगे वो है 324। 324 क्या कहता है? तो 324 इलेक्शन कमीशन की बात करता है। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? तो फेयर इलेक्शन को कराएगा। तो उसके हाथ में कुछ पावर होनी चाहिए, तभी तो फेयर करा पाएगा। तो पावर क्या है? तो उसको सुपरिटेंडेंस करने का पावर मिला हुआ है, यानी अधीक्षण करने का पावर मिला हुआ है, डायरेक्शन करने का पावर मिला हुआ है, यानी निर्देशन करने का पावर मिला हुआ है, और कंट्रोल करने का पावर मिला हुआ है, यानी नियंत्रण। तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव में ये तीन वर्ड मिलते हैं तो आप उसको टिक कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या है। तो वो सुपरिटेंडेंस करता है, वो डायरेक्शन करता है, और वो कंट्रोल करता है इलेक्शन को। और कौन कौन से इलेक्शन वो कराता है, तो आइए समझते हैं कौन कौन से इलेक्शन कराता है वो। तो वो पार्लियामेंट का इलेक्शन कराता है। और पार्लियामेंट का इलेक्शन जो होता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउस का इलेक्शन, लोकसभा का एंड राज्यसभा का। लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन कराने का काम किसका है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन कराता है। तो आपको मालूम है, जैसे एमपी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन विधानसभा के भी इलेक्शन कराता है और विधान परिषद के भी कराता है। जैसे यूपी में विधान परिषद भी है, जिसको हम विधान परिषद में जो लोग जाते हैं उनको एमएलसी कहते हैं, और जो विधानसभा में लोग जाते हैं उनको हम एमएलए कहते हैं। तो वो किस चुनाव के तहत जाते हैं? तो उस चुनाव को कराने का काम करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे मैं जोर दे रहा हूं। अगला देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। और देखिए, तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। तो अगर हम संक्षेप में, सार में देखें कि 324 क्लॉज 1 क्या करता है, तो सुपरिटेंडेंस यानी अधीक्षण करने का काम करता है, डायरेक्शन यानी निर्देशन करने का काम करता है, कंट्रोल यानी नियंत्रण करने का काम करता है। किन किन इलेक्शन को? तो पार्लियामेंट के इलेक्शन को, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन को, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, और वाइस प्रेसिडेंट। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पर हम कुछ फैक्ट समझ लें। ये फैक्ट बहुत ही जरूरी है जब हम लोग इलेक्शन कमीशन को पढ़ रहे होते हैं। तो देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये स्टैब्लिश हुआ था 25 जैन 1950 को, यानी संविधान लागू होने के एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हो गया था। तो ये 25 जैन जो है, उसको हम किस रूप में मनाते हैं? तो उसको नेशनल वोटर डे यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं।
दूसरी बात, पहला फैक्ट ये है, दूसरा फैक्ट ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन को कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन कब स्टैब्लिश हुआ? तो संविधान के 73वें और 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको लाया गया। और स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके इलेक्शन को कराता है? तो पंचायत के और म्युनिसिपैलिटीज के। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो आर्टिकल है वो कौन सा है? तो आर्टिकल 243 के, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 324। मुझे लगता है आपको ये फैक्ट समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। पहली बात की अभी हमने बता दिया, 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक, तो इसको नेशनल वोटर डे के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। और जो पहले कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, सुकुमार सेन थे। अब आप समझिए कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी और इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में इलेक्शन कराना कितना मुश्किल काम था, लेकिन जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करवाया। तो पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे वो थे सुकुमार सेन। ये फैक्ट भी याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि पहली महिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? तो आपको याद रखना है कि पहला रमा देवी थी, वो 1990 में आई थी। 1990 में पहली जो महिला चीफ कमिश्नर थी वो रमा देवी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये जो क्लॉज 2 है इसको बहुत तोड़ तोड़ के पढ़ना है और इससे जुड़े हुए हर एक चीजों को, हर एक पहलुओं को हमको समझते हुए चलना है। तो इलेक्शन कमिश्नर क्या कराता है? पहले हम लोग एक बार इधर देख लें। पार्लियामेंट के इलेक्शन कराता है, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के। तो ये बना कैसे, किससे इसका गठन होता है? तो सिंपल सी बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर परमानेंट बॉडी है। और आप समझिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होगा ही, यानी एक ये परमानेंट बॉडी है ही, इसको हटाया नहीं जा सकता। यह बेसिक स्ट्रक्चर भी है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होगा ही, अन्य भी कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं, लेकिन ये हो सकने वाली जो बात है वो किस पर निर्भर कर रही थी? तो प्रेसिडेंट पर। प्रेसिडेंट चाहे तो अन्य इलेक्शन कमिश्नर को भी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन वो चाहे तो। अब देखो भाई, यहां पर एक झोल है। झोल क्या है कि प्रेसिडेंट किसकी सलाह पर काम करता है? तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के सलाह पर काम करता है। अब प्राइम मिनिस्टर अगर चाहे और उसको लगता है कि हमको इलेक्शन अपने पक्ष में कराना है, तो ऐसे लोगों को ही इलेक्शन कमिश्नर बना देगा जो उनके पक्ष के होंगे। तो एक झोल तो था और ये झोल अभी तक है। तो इस झोल का निवारण कैसे हुआ? अभी हुआ नहीं है वैसे बाय द वे, लेकिन निवारण हो सकता है। तो अनूप बर्नवाल, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही रिसेंट की न्यूज है। अनूप बर्नवाल वर्सेस लॉ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जैसे आप लोग जज के अपॉइंटमेंट के लिए कोलेजियम प्रोसेस रखते हैं, वैसे ही इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए भी कोलेजियम प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उसमें कौन कौन लोग होंगे? तो उसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर, दूसरे होंगे आपके लीडर ऑफ अपोजिशन, जो विपक्ष का नेता होगा। मान लो विपक्ष को दर्जा न मिला हो विपक्ष का, तो जो भी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी उसका नेता, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये होंगे आपके कोलेजियम प्रोसेस में, और इनके द्वारा प्रेसिडेंट ये सलाह देंगे प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैसला है
किसका? तो इंपॉर्टेंट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन लॉ में यह भी लिखा हुआ है अनटिल पार्लियामेंट, जो जब तक पार्लियामेंट जो है कोई लॉ ना बना दे तब तक, तो अगर पार्लियामेंट इससे रिलेटेड कोई लॉ बना देता है तो ये कोलिजियम प्रोसेस हट जाएगा। और एक बात और है कि अगर लॉ बन जाता है तो आर्टिकल 329 क्लॉज ए यह कहता है कि जो भी इलेक्शंस रिलेटेड कानून होंगे उन पे सुप्रीम कोर्ट अपना इंटरफेयर नहीं, कोई भी कोर्ट अपना इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि अगर लॉ बन गया तो उस लॉ के प्रोसेस से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन खतरनाक स्थिति अभी तक तो बनी हुई थी कि एग्जीक्यूटिव जो है वो तय कर रहा था कि कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा या अदर इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, एक चीज और कि ये जो कितने होंगे, कितने इलेक्शन कमिश्नर होंगे, एक तो होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन अदर कितने होंगे ये भी कौन डिसाइड करता है? तो प्रेसिडेंट। तो आपको मैं एक फैक्ट से परिचित करा दूं, चलिए इस स्लाइड से इस फैक्ट को पढ़ते हैं कि 25 जैन 1950 से लेकर 25 जैन 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक सिर्फ ये सिंगल मेंबर बॉडी थी, यानी सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही इसमें हुआ करते। कब तक? 25 जैन 1950 से लेकर 15 अक्टूबर 1989 तक। और आपको पता है कि हमारे यहाँ युवाओं में एक प्रसिद्ध प्रधानमंत्री हुए, बहुत चार्म था उनके अंदर, वो थे राजीव गांधी। खास करके टीन में बहुत चार्म था, बहुत खूबसूरत दिखते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो राजीव गांधी ने जो आपके एज था उसको घटा दिया। वोट डालने का एज पहले 21 था, उसको घटा दिया 18 साल, 18 ईयर्स कर दिया। ये कौन से अमेंडमेंट में हुआ? तो 61st अमेंडमेंट। 61st अमेंडमेंट के द्वारा वोटिंग एज को घटा दिया गया। और वोटिंग एज के घटाने के कारण लगभग 3 करोड़ नए वोटर्स आ गए। अब उन 3 करोड़ नए वोटर्स को मैनेज करने के लिए मल्टी बॉडी बना दिया गया इलेक्शन कमीशन को, यानी उसमें 2 और लोग जुड़ गए, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया और बाकी 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर हो गए। अब हुआ ये कि जब ये काम पूरा हो गया तो 1990 जनवरी 1990 में फिर से इसको सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। अभी सिंगल मेंबर बॉडी बनने के कारण ये अगेन सिंगल मेंबर बॉडी आ गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम करना है इलेक्शन कमिश्नर को, तो एक इलेक्शन कमिश्नर से काम नहीं होना चाहिए, मल्टी बॉडी होनी ही चाहिए, ऐसा इलेक्शन कमीशन का मानना था। तो ऐसे इसको ध्यान में रखते हुए, एक मिनट, इसको ध्यान रखते हुए 1993 में अगेन इसको मल्टी बॉडी बना दिया गया, मल्टी बॉडी बना दिया गया, मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया, यानी एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और साथ में 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होंगे, साथ में 2 अन्य इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ये आज तक चलता आ रहा है। तो 1993 से लेकर आज तक यहाँ 2 मेंबर बॉडी है। पूछ दे कि कौन प्रेसिडेंट थे उसमें, तो बता दीजिएगा, शंकर दयाल शर्मा थे, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट थे। अभी हमने देखा, फिर मैं अगेन आपको पीछे ले जाना चाह रहा हूं क्योंकि कुछ फैक्ट और बताना है मुझे। अभी हमने बताया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्लियामेंट के इलेक्शन को कराता है, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन को कराता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कराता है और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को। अब बात यह है कि ये तो चुनने की बात हुई, लेकिन अगर सांसदों या विधायकों को, मतलब जो एमपी हैं और जो एमएलए हैं, अगर उनको अयोग्य घोषित करना होगा तो क्या उसमें इलेक्शन कमीशन का कोई रोल होगा? तो बिल्कुल होगा। तो आप देखिए किससे होगा, कैसे होगा, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, आर्टिकल 102
एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, अयोग्यता की बात करता है। अच्छा, किन किन मामलों में कोई अयोग्य हो सकता है? तो देखो, मान लो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, मतलब अनसाउंड माइंड हो गया, पागल हो गया, या कहीं और का सिटीजनशिप ले लिया तो इंडियन सिटीजनशिप नहीं रही, या पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया उसके तहत उसको अयोग्य किया जा सकता है, या किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में हो जाए तो भी उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो 102 डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। सेम ऐसे ही आर्टिकल 191 जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं उनके अयोग्य होने की बात करता है। तो देखो, अयोग्यता है 102 में, और इसी के आगे का आर्टिकल है आर्टिकल 103, और इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सलाह पर अयोग्य घोषित करता है। यानी अगर प्रेसिडेंट को लगता है कोई व्यक्ति अयोग्य है तो इलेक्शन कमीशन को दे देगा, इलेक्शन कमीशन उसकी जांच करेगा और जांच में कहेगा कि नहीं भाई ये व्यक्ति योग्य नहीं है, तो उसकी योग्यता खारिज हो सकती है। तो 103 भी इलेक्शन कमीशन से संबंधित आर्टिकल है, इसकी बात का ध्यान रखना। और एक बात और, कुछ एडवाइस मानना जरूरी होता है प्रेसिडेंट, और कुछ मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। इस एडवाइस को मानने के लिए बाध्य है यानी बाइंडिंग है कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सलाह दी है कि इसको हटाया जाए जांच करके, तो प्रेसिडेंट उसको हटाएगा ही। सेम चीज अगर आप स्टेट में जाएंगे तो 191 डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। 192 जो है वो यही कहता है कि गवर्नर जो होगा स्टेट का, उसको एडवाइस करेगा इलेक्शन कमीशन, और इलेक्शन कमीशन के एडवाइस के साथ गवर्नर उस संबंधित विधायक को डिस्क्वालीफाई कर सकता है। अभी तक हम लोगों ने डिस्क्वालिफिकेशन की बात की यानी अयोग्यता की बात की, सांसद या विधायक अयोग्य कैसे होंगे। अब इलेक्शन डिस्प्यूट की बात कर लेते हैं। इलेक्शन डिस्प्यूट मतलब चुनाव का विवाद कैसे होगा। तो देखो भाई, एक आर्टिकल है आर्टिकल 329 क्लॉज बी, और ये आर्टिकल इलेक्शन पिटीशन की बात करता है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि इलेक्शन पिटीशन का जिक्र किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 329 क्लॉज बी में है। लेकिन वो ये नहीं बताता है कि इलेक्शन पिटीशन दायर कहां होगा, कहां हम उसको दायर करेंगे, ये उसमें नहीं लिखा हुआ है। तो कहां लिखा हुआ है? तो पहली की पोजीशन देखो, यहां बिफोर कर लेते हैं और यहां पर आफ्टर कर लेते हैं। तो देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो हमने अभी एक आर्टिकल पढ़ा है, आर्टिकल 324 क्लॉज 1 जो अभी चल ही रहा है। तो उस आर्टिकल में इलेक्शन कंडक्ट कराने के साथ साथ इलेक्शन के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल की बात कही गई थी। किसमें कही गई थी? आर्टिकल 324 क्लॉज 1 में कही गई थी। लेकिन 19वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1966 में इलेक्शन ट्रिब्यूनल को हटा दिया गया। तो किस अमेंडमेंट में हटाया गया? तो 19वें संविधान संशोधन में। कब आया था? 1966 में आया था। तो क्या जोड़ दिया गया? तो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा नहीं गया इलेक्शन से रिलेटेड, बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जोड़ा गया 80 सेक्शन 80 ए कैपिटल ए। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में 80 ए को जोड़ दिया गया। अब ये 80 ए क्या कहता है? तो 80 ए कहता है कि इलेक्शन से संबंधित जो भी विवाद होंगे उनका निपटारा हाई कोर्ट में होगा। तो इलेक्शन होने के 45 दिन के अंदर आपको हाई कोर्ट में पिटीशन डालना पड़ेगा, वही इलेक्शन पिटीशन जो 329 बी में लिखा हुआ है। यानी 45 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए,
45 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 55 डेज के अंदर आप हाई कोर्ट में सबसे पहले दायर करेंगे। कहां दायर करेंगे? हाई कोर्ट। अब आपको पता है कि 1971 में इलेक्शन हुआ था और उस इलेक्शन में राजनारायण जो है वो इंदिरा गांधी से हार गए थे, लेकिन उन्होंने उस इलेक्शन डिस्प्यूट्स को हाई कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में चैलेंज, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो चैलेंज हुआ था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ, मतलब कि कहां पर चैलेंज हो रहा है? हाई कोर्ट में। और इसके वजह से आपको जानते हैं कि 1975 में 1975 में जजमेंट आया था। फिर इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, यानी हाई कोर्ट के बाद आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो यह बात समझ लीजिएगा कि जब भी इलेक्शन का डिस्प्यूट्स होगा तो सबसे पहले आरपी एक्ट यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत सेक्शन 80A के तहत हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन को दायर किया जाएगा सबसे पहले 45 दिन के अंदर, और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई भाई बात किसके डिस्प्यूट की? सांसद और विधायक की, एमपी और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के। लेकिन अगर विवाद हो जाए किसके इलेक्शन का? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट, तो इनके विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होता है। ध्यान रखना, अब सुप्रीम कोर्ट में होता है कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 71 के तहत। मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। काफी कुछ तोड़ तोड़ के समझा दिया मैंने, ये समझा दिया आपको कि कैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और अदर इलेक्शन कमिश्नर की जो कंडीशन है वो मैंने समझा दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आर्टिकल 324 क्लॉज 3 में। तो देखो, अगर मान लो मल्टी बॉडी बनी, जैसे कि 2 मेंबर और आगे, एक हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 हो गया इलेक्शन कमिश्नर, तो इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होगा वो चेयरमैन होगा, वो चेयरमैन होगा इस कमीशन का, यानी उसके अंडर में इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अब आगे हम लोग ये भी समझेंगे कि क्या इन लोग की शक्तियां बराबर हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शक्तियां ज्यादा हैं, ये हम लोग आगे समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहां पर एक रीजनल कमिश्नर की बात की गई है। तो अगर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को लगता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है तो वो रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा आर्टिकल 324 का क्लॉज 4 रीजनल कमिश्नर की बात करता है। अब हमने एक कमीशन बना लिया जिसको हम कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन। देखो, एक बन गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ध्यान समझना सारी बातों को। उसमें एक हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसमें हो गए इलेक्शन कमिश्नर और साथ में रीजनल कमिश्नर, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हो गए। अब एक ये बॉडी बन गई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। अब हमको इलेक्शन कराना है तो कैसे होगा? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा स्टेट में स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, यानी हर एक स्टेट में एक स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर होगा। अब चूंकि आपको पता है इंडिया बटा है स्टेट्स में, तो स्टेट्स में हमने किसको अपॉइंट कर लिया? स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर को। अब स्टेट बटा हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां का जो डीएम होगा उसको बना दिया जाएगा रिटर्निंग ऑफिसर, हमेशा याद रखना। अब जो डिस्ट्रिक्ट बटा हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में बटा हुआ है। मैंने बताया इंडिया जो है स्टेट में बटा है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है और डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिटर्निंग ऑफिसर, और कॉन्स्टिट्यूएंसी बटा होगा पोलिंग बूथ में, और हर एक पोलिंग बूथ पर आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे। तो हर एक पोलिंग बूथ से इलेक्शन हो गया, इलेक्शन की खबर भेजी गई रिटर्निंग ऑफिसर को, रिटर्निंग ऑफिसर ने खबर दी डीएम को, डीएम ने खबर दी स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर को, और फिर ये गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर
इस तरीके से प्रोसेस पूरा हुआ इलेक्शन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आर्टिकल 324 क्लॉज 5 की बात करते हैं। तो 324 क्लॉज 5 सबसे पहले बात करता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे, क्या टेन्योर होगा, क्या सर्विस होंगी। देखो एक बात ध्यान रखना, एलिजिबिलिटी कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि इलेक्शन कमीशन के साथ सबसे बड़ा जो डिमेरिट है कि उसका एलिजिबिलिटी मेंशन नहीं है, लेकिन उसका सर्विस और टेन्योर मेंशन है कि कौन ये डिसाइड करेगा कि कितनी सर्विस होगी और कितना टेन्योर होगा, तो वो करेगा पार्लियामेंट। याद रखना, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा इलेक्शन कमिश्नर के सर्विस और टेन्योर की। और पार्लियामेंट ने किस एक्ट के द्वारा सर्विस और टेन्योर को डिसाइड किया, तो इलेक्शन कमीशन कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस एक्ट 1991, ये एक्ट पारित हुआ और उसके साथ टेन्योर डिसाइड हुआ। टेन्योर कितना है भाई साहब, तो चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो, दोनों का मतलब ये दो हो और ये एक है, इन तीनों का अभी फिलहाल दो हैं तो हम दो कह सकते हैं कि दो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो टेन्योर है वो 6 इयर्स का है, 6 साल का है, या और लगा हुआ है या 65 इयर्स, दोनों में से जो पहले हो जाए भाई। अगर मान लो कोई 64 ईयर में अगर कोई इलेक्शन कमिश्नर बनता है तो 1 साल बाद ही रिटायर हो जाएगा क्योंकि 65 आ जाएगा, लेकिन अगर कोई पहले बन जाता है तो वो 6 इयर्स के टेन्योर तक रहेगा। और ये किसने डिसाइड किया है, तो पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं, ध्यान रखना। और किस एक्ट के तहत, तो 1991 का ये एक्ट। इसके साथ साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के जज का ओहदा होता है, तो ये भी ये एक्ट कहता है। मुझे लग रहा है कि आपको 324 क्लॉज 5 का ये पार्ट समझ में आ गया होगा। 324 का जो क्लॉज 5 है वो कुछ और बातें भी कहता है, वो बात करता है रिमूवल की। देखो हमने यहां जो शब्द लिखा है, जो वर्ड लिखा है वो रिमूवल लिखा है, इंपीचमेंट नहीं लिखा है। इंपीचमेंट शब्द केवल प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है। हालांकि मीडिया के द्वारा अब सब कुछ इंपीचमेंट शब्द हर जगह इस्तेमाल होने लगा है, लेकिन इंपीचमेंट शब्द जो है वो किसके लिए होता है, केवल प्रेसिडेंट के लिए होता है, ये बात ध्यान रखना। तो रिमूवल शब्द हम यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रिमूवल जो होगा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिमूवल कैसे होता है, तो एक रिमूवल का तरीका है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जैसे हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अनुसार हटाया जाना। कौन कौन लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हिसाब से हटाए जाते हैं, तो जो भी हाई कोर्ट के जजेस होंगे, हाई कोर्ट के जो जजेस होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अनुसार ही रिमूव किए जाएंगे। साथ में कैग और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ध्यान रखना कौन कौन हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अनुसार, तो हाई कोर्ट के जजेस हटाए जाते हैं, कैग हटाया जाता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मैं यहां बात कर रहा हूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, इलेक्शन कमिश्नर की नहीं। इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जाता है, तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अगर वो प्रेसिडेंट को सलाह दे, एडवाइस करे, तो इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अनुसार ही हटाया जाता है। अब एक बात और समझनी है हमको यहां पर कि भाई प्रेसिडेंट को सलाह कौन दे रहा है, तो प्रेसिडेंट को सलाह दे रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसके लिए इलेक्शन कमिश्नर को हटाए जाने के लिए। तो क्या प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को के सलाह को मानने के लिए बाध्य है, बाइंडिंग है, तो इसका जवाब है नहीं। आपको मैंने जब 102 पढ़ाया था आर्टिकल, तो उसमें किसी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन की बात कही थी, याद होगा आपको, अभी कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया है। तो उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात को प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्य है, बाइंडिंग है, लेकिन यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है। तो किस केस के द्वारा यह समझ में आया,
तो एक केस हुआ था गोपाला स्वामी और नवीन चावला का। नवीन चावला और गोपाला स्वामी के बीच में विवाद हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है यहां पर इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे हटाया जाएगा, तो किस ग्राउंड पे, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जैसे हटाए जाते हैं वैसे हटाया जाएगा। अब बात होती है कि कैसे हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको हटाने का जो प्रोसेस है वो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में लिखा हुआ है। कैसे हटाए जाते हैं, तो देखो लोकसभा है और राज्यसभा है, तो हटाए जाने का जो मोशन है वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ठीक, लोकसभा में अगर लाया जाता है तो 100 मेंबर्स उस पर साइन किए होने चाहिए, और अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 मेंबर्स साइन करें। 100 मेंबर साइन करके लोकसभा में किसको देंगे, तो स्पीकर को देंगे, और अगर राज्यसभा में जाता है तो किसको देंगे, तो चेयरमैन को देंगे। और अगर स्पीकर या चेयरमैन, ये आइदर है, या तो इसमें या तो इसमें, और अगर स्पीकर या चेयरमैन ये इस मोशन को स्वीकार कर लेता है तो आगे की प्रक्रिया बढ़ती है। आगे की प्रक्रिया में फिर क्या होता है, तो देखिए फिर एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी उसकी जांच करेगी, और उसकी जांच करने के बाद अगर पाया जाता है कि इनको हटाया जाना है तो जितना मेंबर्स हैं, लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं, पहली बात टोटल मेंबर्स लिखा हुआ है, ध्यान समझना, टोटल मेंबर्स, यानी लोकसभा के 543 टोटल मेंबर्स। टोटल मेंबर्स का 2/3 होना चाहिए। यहां पर ध्यान रखना, स्पेशल मेजॉरिटी जब होती है तो ये कहा जाता है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 उपस्थित हो और 2/3 से वोटिंग हो, तो उसको कहते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। लेकिन यहां एक स्पेशल चीज है, टोटल मेंबरशिप, यानी 543 जो संख्या है उसका 2/3 वोटिंग होनी चाहिए। अब ये नहीं कि मान लो आप सपोज मान लीजिए कि 300 आ गए और 300 का हमने 2/3 कर लिया, 2/3 कितना आया, 100 इंटू 200, 200 ही आए, यानी कि 200 से हम नहीं हटा सकते, 543 का 2/3 होना। इस प्रोसेस के दौरान अगर ये फर्स्ट हाउस में पास हो जाता है फिर दूसरे हाउस में जाता है, अगर वहां पर भी पास हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने बस आपको इलेक्शन कमीशन का जो 324 आर्टिकल है वो आपको समझाया है। आगे के लेक्चर में हम और आर्टिकल्स को भी डील करेंगे, और जो भी मिसलेनियस पॉइंट हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बेहतर होंगे उनको भी समझाने का प्रयास करूंगा। बने रहिए हम लोगों के अपने चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।